हेलो भाई लोग। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो जो हमारी बेसिकली क्लास 4 होने वाली है, ठीक है। और आज के कंटेंट में मैंने आपके लिए क्या रखा है भाई। और पहले आपने तो देख ही लिया हुआ थंबनेल वगैरह में और टाइटल में। तो एग्जैक्टली हम वही करने वाले हैं जो आपने थंबनेल टाइटल में देखा हो, ठीक है, हम देखा है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन को मैं पूरा करूँगा जो मैंने आपसे वादा किया है इस वीडियो में, ठीक है। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है वही। तो ओके। तो आज के कंटेंट में मेरे पे क्या है, क्या स्पेशल है, वो मैं बताता हूँ। जैसे एक मेंस की टीआई है, आज का इसका लेवल अच्छा है, ठीक है। काफ़ी लोग बोले थे भाई लेवल नहीं है, आज लेवल अच्छा है इसका, ठीक है। और मैंने 4 लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस रखे हैं सर। ऐसा क्यों रखा है? क्योंकि लास्ट ईयर भाई 8 से 12 क्वेश्चन आ रखे हैं एक शिफ्ट में, पता है। 8 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही रहे हैं, ठीक है। 8 तो मिनिमम आ ही रहे हैं क्रिटिकल रीजनिंग के। सोचो अगर आपको पजल नहीं बन रही है, ठीक है, तो आप स्टक कर जाओगे। तो क्या करोगे आप पे यही सहारा है ना। तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग समझनी पड़ेगी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्लीज़ से घबराना मत, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बताऊंगा, बस आप क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व करना बस, ठीक है। ऑब्जर्व करना और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, क्योंकि जो मैंने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन उठाए हैं उससे मतलब मिलते जुलते, उनसे इंस्पायर्ड होके बनाया है, ठीक है। मेंस का आरसी है मेरे पे, इंग्लिश का काफ़ी अच्छा आरसी है। तो भाई इसको बिल्कुल देख के जाना, और वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट अप्रोच पता चलेगी, क्योंकि मैं आपकी तरह मैं भी एक जो एस्पिरेंट रहा हूँ, और मैंने मेंस एग्ज़ाम दिए हैं, तो मेरे को आइडिया है कैसे सॉल्व करते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना आप, ठीक है। चलते हैं यार। तो देखो भाई, देख रहे हो डीआई, बहुत अच्छी डी आई यार, बहुत मज़ा आएगा सॉल्व करने में। इसकी अप्रोच बताऊंगा। वेरिएबल से भरी हुई डी आई है, देखो आप दोनों साइड वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ऐसी डी आई हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे मेंस की परीक्षा में, स्पेशली क्लरिकल मेंस में, ठीक है। तो पहला पाई चार्ट शो करता है, देखो हिंदी में भी मैंने लिख दिया है भाई, ठीक है। तो फर्स्ट पाई चार्ट डेपिक्ट्स करता है द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 4 स्कूल्स। अच्छा, जो पहला पाई चार्ट है यहाँ पे बता रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स हैं 4 स्कूल में, और दूसरा पाई चार्ट बता रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ का डेटा है। अच्छा, तो मतलब परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नोट दिया है, बोला है कि जो गर्ल्स है ना क्यू में वो 10 है, और जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है ना पी में वो उनका जो डिफरेंस है बॉयज़ एंड गर्ल्स का किस में, पी में, वो 100 है, और बॉयज़ ज़्यादा है गर्ल्स से। ओके, अब हम अगली स्लाइड में अगली स्लाइड में हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉरी भाई। हम्म, हाँ, तो मैं आपको वहाँ से सॉल्व करवाता जाऊँगा, कोई कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल बनाएंगे हम, टेबल बनाएंगे यहाँ से पी क्यू आर एस ऐसे। यहाँ पे हम लिखेंगे अपने टोटल का डेटा, जो टोटल, जो आपकी यहाँ पे हम लिखेंगे गर्ल्स, यहाँ लिखेंगे हम बॉयज़, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बॉयज़। अब मैं इसका रंग चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेटा देख देख के लगते हैं यहाँ से पीछे से। तो गर्ल्स जो क्यू में है वो 10 है, जितना जितना मिल रहा है हम उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। गर्ल्स क्यू में भाई 10 है। अच्छा जी। अब क्या, अब देखो यहाँ पे क्या था, आप यहाँ पे फोकस करना। जो टोटल स्टूडेंट्स हैं ना पी में कितने हैं भाई, 25% है, सॉरी 20% है, 2000 2500 का। देखो देख रहे हो आप, 2500 का 20%, तो 20% कितना होगा 2500 का भाई, 500। तो 500 कहाँ पे है टोटल, आपके जो है पी में है 500, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बाहर, कोई इश्यू तो नहीं है भाई। मैंने इसको उठा के ऐसे बाहर लिख दिया खाली, तो 500 है, ठीक है। टोटल का डेटा मैंने बाहर लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना यार प्लीज़, ठीक है। हाँ, अब आगे क्या करते हैं, आगे चलते हैं हम। आगे यहाँ पे दे रखा है जो टोटल आपके जो है ना, कहाँ से उठा, हाँ देख रहे हो आप, ये पैरा डेटा यहाँ पे बोला था सेकंड, सॉरी नोट में सेकंड डेटा लिखा हुआ है कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है ना पी में, वो उनका जो डिफरेंस है वो 100 है, और बॉयज़ ज़्यादा हैं गर्ल्स से। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको पता है कि भाई टोटल पी में 500 है, और बॉयज़ आपके 100 ज़्यादा हैं गर्ल्स से। तो इसको कैसे करेंगे, मतलब बॉयज़ प्लस गर्ल्स आपके 500 है, ठीक है, 500 है आपके जे वाला, और बॉयज़ माइनस गर्ल्स आपके 100 है। तो आप इसमें से इनको घटा दोगे, गर्ल्स से गर्ल्स कट जाएंगे, मतलब इनको जोड़ देंगे हम, तो फिर क्या हो जाएगा
इसको आप कर लोगे ना, तो फिर आप पे बचेगा, एक सेकेंड, हाँ, 2B, मतलब बॉयज़ बॉयज़ जुड़ जाएंगे, 2B 600, तो B की वैल्यू हो जाएगी 300, तो 300 मेरे क्या आ जाएंगे भाई, बॉयज़ आ जाएंगे इसमें, 300 बॉयज़ आ जाएंगे। ठीक है भाई, 300 बॉयज़ आ जाएंगे, बाकी की जो गर्ल्स होंगी 200 गर्ल्स आ जाएंगी इसमें, आप ध्यान से देखना। ठीक है, 200 गर्ल्स आ गई, ओके, इतना मेरे पे सॉल्व हो गया। अब मैं क्या जाऊँगा, पीछे जाऊँगा वापस, मैं देखता हूँ मैं, तो मेरे पे देख रहे हो आप A% की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि देखो, क्योंकि टोटल बॉयज़ 1200 हैं, जिसमें से 300 तो बॉयज़ पी में है, तो A% मतलब 300 कितना होता है 1200 का, आपको पता होगा यार, इजी है काफ़ी, एक चौथाई, 1/4, यानी कि A% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25, क्योंकि मैंने क्या कर दिया 300 बटा 1200 कर दिया। ठीक है, तो एक चौथाई मतलब 25% A की वैल्यू आ गई, तो हम B की निकाल लें ऐसे ही, 20 और 30 50, ऐसे फोकस करो, 50, 50 और 25 75, बचा B, यानी 25, तो B की वैल्यू भी भाई 25 आ गई। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। A जो है और जो आपका B है, इन दोनों की वैल्यू 25% है, A और B दोनों की। ठीक है, तो काम चला लेना भाई यहाँ से, और मैं और अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, क्या बोला मैंने, A 25% है आपका, ओके सर, B आपको 25% है, ओके सर। अब हम यहाँ से पूरे बॉयज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके सर। तो बी में कितने बॉयज़ हैं भाई 20%, अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा थोड़ा। बी में 20% है, कितने का 1200 का, तो 1200 का 20% 240। ठीक है, आपके एस में कितने हैं 30%, 12 360। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, 12 36, 360 हो गए। ठीक है, और आपके एस में कितने जाएंगे, जो भी 25% बचे थे, तो 25% 1200 का कितना हुआ, एक चौथाई 300, जो आपके पूरे बॉयज़ आ चुके हैं आपके। ठीक है सर, आपके पूरे बॉयज़ आ चुके हैं। अच्छा, अब हम इसका कुछ निकालते हैं, अब हमको जो डेटा फुलफ़िल करना है ये पूरा, तो कैसे कैसे करेंगे देख लेते हैं भाई। अब वो हमको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। लास्ट में आप देख रहे हो टोटल एस में कितने हैं, 25% 25 होगा, कितना होता है 625, तो 625 इसको मिटा देता हूँ। ठीक है इधर का आपके, हाँ, 625 तो भाई आपके एस के लोग हो जाएंगे टोटल, जिसमें से बॉयज़ अगर 300 है तो 325 इसमें गर्ल्स हो जाएंगे, सिंपल। ठीक है सर, तो क्यू आर कितने होंगे, टोटल 2500 हैं, सुनना मेरी बात, टोटल 2500 हैं, मैं पीछे लिखूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, टोटल 2500 हैं, जिसमें से जो आपके 45% यानी कि जो अपने लिखे हैं 500 और 625 यानी 1125, तो 2500 में से आपके जब 1125 जाएंगे भाई, तो कितने बचेंगे, इसको आप कैलकुलेट कर लो, 75 और ये 1375 बचेंगे। 1375 मेरे कौन कौन से वाले हैं, आर और एस वाले, आर और एस वाले मेरे 1375 हैं साहब। ठीक है, तो मैं कुछ करता हूँ यहाँ पे, तो जो आर और एस है मेरे टोटल है ना, सॉरी क्यू और आर में, यार क्या बोल रहा हूँ मैं, क्यू और आर में मेरे 1375 हैं। अच्छा, इनका परसेंटेज हमको पता है, दे रखा था, कितना दे रखा था भाई, इसको मिटा देता हूँ, मैं यहीं सॉल्व कर लूँगा। एक्स% और बाई परसेंट, तो 25 जो जगह 25x हो जाएंगे आपके आर वाले। ठीक है, और सॉरी क्यू वाले हो जाएंगे आपके 25x क्यू वाले हो जाएंगे, और 25 बाई आपके जो हो जाएंगे। तो इनका टोटल कितना था भाई 1375, तो 25 कॉमन ले लेंगे, और x प्लस बाय यहाँ लिख दूंगा मैं, इनका परसेंटेज से कट जाएंगे। देखो 25 मैंने कॉमन ले लिया और इनको काट दिया 1375 से। ठीक है, तो 25 पंजे 125 और बचा 12, 25 पंजे 125, तो x प्लस बाय का सम हो गया 55। ठीक है, x प्लस बाय का सम हो गया 55। ओके जी, जिसमें से हमको पता है कि जो हमारा r है ना, सॉरी जो q है ना, उसका टोटल हमको पता है, क्योंकि कैसे यहाँ पे दे रखा है, देखो 250, 10 गर्ल्स और 240 बॉयज़, तो उसको मैं यहाँ से इरेज करूँगा और यहाँ लिख दूँगा उसको। भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा, लेकिन डोंट वरी यार। ठीक है,
थोड़ा सा कॉपरेट चाहिए आपसे। ये 250 हो जाएगा सर। नाइस, 250 जो हो जाएगा, ठीक है, टोटल वाला। और 650 में से मेरा 1375 आया था, 1375 आया था। तो 1375 में से मैं 250 जब घटाऊँगा, 1375 में देखना, 250 जब मैं घटाऊँगा तो कितने हो जाएंगे? 75 में 50 गए 25, 11 में से 2 गए 11, 13 में से 2 गए 11, तो 1125 मेरे आर के लोग आ गए टोटल। वाह, नाइस। तो ये मेरे टोटल पूरे आ चुके हैं, आप देख रहे हो आप। अब यहाँ पे 1125 में 360 घटा दो आप, कितना आएंगे? 400 घटाऊँगा पूरा, 725 और 40, 765। 765 तो जो हो जाएंगी मेरी गर्ल्स, गर्ल्स हो जाएंगी, मतलब गर्ल्स आ जाएंगी, ठीक है। 765 गर्ल्स हो जाएंगी। ये मेरा पूरा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अभी भी हम पे लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है हमने। तो एक्स कैसे निकलेगा भाई? अब तो इजी हो गया ना, 250 क्यू में है, और 200 टोटल कितने हैं? 2500। ठीक है, सुनना मेरी बात भाई ध्यान से। मतलब 250 क्यू में है, टोटल 2500 है, तो इसका निकाल देंगे हम। कितने हो जाएंगे? 10%। तो x की वैल्यू आ गई 10, और x प्लस वाई कितने थे? 55। थोड़ा आप रिवाइंड करके देखना, x प्लस वाई थे 55, तो बाय हो जाएगा 45%, ठीक है। और a और b कितने आ रखे थे हमारे? a और b आ रखे थे 25% और 25%। ओके, ठीक है जी, यहाँ तक मेरी कैलकुलेट हो चुकी है, और आगे मैंने इसको पूरा कैलकुलेट कर रखा है अच्छे से, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको अप्रोच तो समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। अप्रोच इंपॉर्टेंट थी। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। हम पे पूरी वैल्यूज़ हैं। ए और बी की वैल्यू थी 25%, आपका एक्स था 10%, और बाय था आपका 45%। इतना हम पे डेटा आ रखा था। बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ डी टी में जो बॉयज़ है ना, A+5% मोर है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट्स इन पी में। तो पी में सर हमारे 500 टोटल हैं। जो टी में जो बॉयज़ हैं A+5% मोर है, A+5 मतलब 25 और 45, कितने जाएंगे? 60 और 70। अच्छा, 70% मोर है, यही बोला है ना भाई। A+5% मोर टोटल, ठीक है ठीक है ठीक है। 70, हाँ 70% मोर है, 17 पंजे 85, तो 850 हो जाएंगे टोटल मेरे बॉयज़ का के टी के। अच्छा, एंड द रेशो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टी एंड क्यू में मेरा 1 और 7 का रेशो है। टी और क्यू में टोटल कितने हैं? 250। तो 7 एक, मतलब इसको 7 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि एक पार्ट 250, तो 7 पार्ट कितने हो जाएंगे? 25 सत्ते 175, शून्य 1750, 1750 टोटल हो जाएंगे मेरे, ठीक है। जिसमें से मैं जो घटा दूंगा तो कितने बचेंगे मेरे पे? 17 में से 8 गए 900। तो उसने बोला टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बताओ टीम में कितनी है। तो भाई यहाँ पर तो ये नहीं रखा, नन ऑफ दिस आंसर है भाई। ठीक है, पहले में नन ऑफ दिस आ गया। चलते हैं आगे यार। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जो टीचर्स हैं ना आर में, जो आर के जो टीचर्स हैं, टीचर भी तो होंगे भाई, स्टूडेंट्स हैं जब, तो टीचर हैं तो वो है डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन सेम स्कूल। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का डिफरेंस क्या है आपके आर में? आप यहाँ से घटा लो 65, 405 टीचर्स हो गए, ठीक है, आर में। और जो एस में जो टीचर हैं 33.33% लेस देन द बॉयज़ इन सेम स्कूल। एस के बॉयज़ कितने हैं? 300। 300 से 1/3 कितना कम होगा? 300 से 1/3 कितना कम होगा भाई? थोड़ा मन में भी कर सकते हैं ना ये चीज़। तो एक सेकेंड, हाँ 300 का 1/3 कितना होगा आपका? 100 होगा। तो 100 कम यानी कि 200 हैं। तो उसने बोला है कि बताओ डिफरेंस बिटवीन टीचर्स इन आर और एस। जे आर के थे, जे एस के थे, तो उनका डिफरेंस कितना है? 205 का। ऑप्शन सी। फाइंड द रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पी एंड क्यू। पी और क्यू के भाई टोटल कितने हैं? 750, ठीक है। इनका रेशो टू बॉयज़ इन एस। एस में बॉयज़ कितने हैं? 300। तो आप इससे काट दो 3 से, 3 से काटोगे 10 बार, 3 से काटोगे 25 बार, तो 5 से काट दो 5:2 आंसर आ जाएगा,
ठीक है चलो, बोलता है कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो गर्ल्स हैं पी में 125 कम है क्या एस से, तो गर्ल्स पी में 200 हैं और एस में 325, यानी 125 कम है जी, तो बिल्कुल सही है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्यू इस 50% ऑफ पी। क्यू में कितने हैं भाई, 250, 250 500 का कितना होता है, 50% ही तो होता है भाई, तो जे भी करेक्ट एकदम। तो इसको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि बोथ ए और बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2। क्वांटिटी 1 बोलती है ये टीम में जो स्टूडेंट्स हैं 20% है। बी कितना था हमारा 25, बी था मेरा 25। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है टी में 20% है, गर्ल्स में पी की, गर्ल्स पी की 200, इसका 25%, एक चौथाई, 50 हो जाएंगे। अच्छा, तो ये क्वांटिटी बना चुकी है। एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स कितने जाएंगे भाई, टोटल कितने थे हमारे, आपको पता 2500 थे, मैंने आपको बताया ना 2500 से, जिनमें से बॉयज़ पूरे 1200 से थे। तो 2500 में से 1200 जब जाएगा तो 1300 बचेगा सर। ठीक है, 1300 बचेगा। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 1300 से 4 से काटेंगे हम। ठीक है, 4 या 12, 4 दूनी 8 और 5, 4 पंजे 20, 325। तो क्वांटिटी 2 इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आ चुके हैं यार हम अपनी लॉजिकल रीजनिंग पर। तो आपको आई होप यार डी आई काफ़ी अच्छी लगी होगी यार, एक बार बताना, कमेंट में ज़रूर बताना आप, बस आपसे रिक्वेस्ट है यार, बता दिया करो। ठीक है अच्छा, जो हमारी क्या है रीजनिंग है, क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन है। मेरे पे 4 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, जो प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड हैं, और आपने इसको सॉल्व करना है। मैंने हिंदी में भी दे रखा है। ठीक है, आप यहाँ से पॉज करके सॉल्व करोगे, आगे सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला है सर, मेरी अप्रोच देखना कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे इसको मैं देख रहा हूँ, वो आपको सीखना है, ऑब्जर्व करना है उस चीज़ को। कोर्स ऑफ एक्शन वाला क्वेश्चन है, पिछले साल ऐसा क्वेश्चन एक आ रखा था। ठीक है, कंपनी एक्स इज स्पेंडिंग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनीज बाइस प्रोडक्ट। अच्छा, जो कंपनी एक्स है वो स्प्रेड कर रही है कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। मिसलीडिंग का मतलब क्या होता है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जो मिसलीड कर रही है किसके, कंपनी के बाइक के प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, उनकी क्वालिटी के बारे में। कैसे कर रही है, थ्रू ऑनलाइन रिव्यूज़। आप ऑनलाइन रिव्यूज़ देते हो ना, तो ऐसे कुछ गलत रिव्यू दे रही है उनके प्रोडक्ट के बारे में ऐसा, और सोशल मीडिया के ज़रिए। जिससे क्या हो रहा है कि उनकी जो रेप्यूटेशन है ना, उनकी रेप्यूटेशन कम करने की कोशिश की जा रही है, और वो क्या कर रही है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाह रही है उस चीज़ का, कि भाई एक कंपनी का अगर क्या होगा, अगर रेप्यूटेशन कम होगी तो ऑब्वियसली, अगर जो 2 कंपनी डोमिनेंट है एक्स और बाय, तो अगर बाई की अगर रेपुटेशन मार्केट में गिरती है तो ऑब्वियसली एक्स इंप्रूव करेगी, एक्स इंप्रूव करेगा। तो ऐसा कुछ करने की कोशिश की जा रही है जिससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। तो कंपनी बाय ने क्या किया, कंपनी बाय ने किया कि एक कंप्लेंट क्या बोलते हैं दाखिल कर दी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं फॉर बिजनेस एथिक्स की। ठीक है, कि जो बिजनेस एथिक्स को तोड़ रही है कौन, कंपनी एक्स। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया, स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया। बस आपको इतना ही दिमाग लगाना है जितना स्टेटमेंट में लगा है, उससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं सोचना है। अच्छा ओके, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, हमको समझ में आ गया कि भाई कंपनी एक्स क्या कर रही है, कंपनी बाइक के प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उनको गलत मिसलीड कर रही है, मतलब गलत रिव्यू दे रही है सोशल मीडिया पे, और उनके मिसलीड कर रही है वो, कुल मिला के उनकी रेपुटेशन कम करने की कोशिश है, जिससे कि एक्स की जो वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो बढ़ जाए मार्केट में। और कंपनी वाई ने क्या कर दिया, रेगुलेटरी अथॉरिटी को इनने फाइल कर दी। ठीक है, अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन देखो, पहला पहला बोलता है द रेगुलेटरी अथॉरिटी शुड इम्पोज अ पेनल्टी ऑन कंपनी बाय कंपनी एक्स एंड अदर एंड ऑर्डर द इमीडिएट रिमूवल ऑफ ऑल मिसलीडिंग कंटेंट अगेंस्ट कंपनी बाय। मतलब कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनको इम्पोज कर देना चाहिए पेनल्टी कौन पे, कंपनी एक्स पे, और एक इमीडिएट रिमूवल देना चाहिए। मतलब उनसे बोलना चाहिए कि भाई तत्काल इन चीज़ों को हटा लो, जो आप जो फालतू के चला रहे हो ना, मिसलीड कर रहे हो, कुछ गलत रिव्यूज़ दे रहे हो सोशल मीडिया पे, तो आप तत्काल इसको रिमूव कर लो। ठीक है, ओके। स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, कंक्लूजन 2 क्या बोल रहा है, द रेगुलेटरी अथॉरिटी शुड इशू अ स्ट्रिक्ट वार्निंग टू कंपनी एक्स, उसे इंस्ट्रक्ट करते हुए देम नॉट टू इंगेज इन सच अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन द फ्यूचर। कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, वो बोल रही है कि उन्हें
मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटी को इशू करना चाहिए एक स्ट्रिक्ट वार्निंग, मतलब वार्निंग देना चाहिए कंपनी एक्स को कि आगे से ऐसा ना हो, आगे से ऐसी चीज़ ना हो और इस चीज़ में इंगेज ना रहे। तो आप बताओ भाई, देखो कंपनी बाय ने फाइल की थी मतलब कंप्लेंट, जब कंपनी एक्स ऐसा कर रही थी, मतलब ऐसा कर रही थी, ऐसा कोई वो नहीं है कि आरोप लगाए जा रहे हैं खाली, मतलब कंपनी एक्स कर रही थी। तो उसमें पहला भी सही है और उसका दूसरा भी सही है, ठीक है। सोचो अगर आप एक अथॉरिटी हो और आप रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, आप कंपनी एक्स पे ऐसी पाबंदी लगाओगे तो क्या होगा भाई, इससे डर बैठेगा, इससे डर बैठेगा तो क्या होगा, ऐसे काम नहीं कर पाएंगे ये। तो कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है पहला वाला। सेकंड वाला भी बिल्कुल सही है कि भाई एक वार्निंग दे देनी चाहिए जिससे वो ऐसी चीज़ आगे ना करे, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो आपको आई होप क्रिटिकल का क्वेश्चन पहला समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इसका हिंदी वाला यहाँ पे है, इंग्लिश वाला आगे है। क्वेश्चन पढ़ो। A company launched a new health insurance for its employees, but out of 200 employees, only 7 opted for it, while 140 did not enroll। बोला है कि एक कंपनी है, उनने 200 क्या निकालनी, मतलब 200 उसके एम्प्लॉई हैं तो उनके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान निकाला, लेकिन उनमें से केवल 60 लोगों ने इसको ऑप्ट किया, बाकी 140 ने नहीं किया। क्या रीज़न हो सकता है, मतलब वॉट, मतलब क्या रीज़न हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जे ही हो, इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो लिखा है हमें उसको देखना है, क्या इनमें से हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, इतना देखना है बस हमने। अच्छा जी, तो पहला रीज़न क्या है कि द इंश्योरेंस प्लान हैड अ हाई प्रीमियम विच मैनी एम्प्लॉयज़ फाउंड अनअफोर्डेबल। कह रहा है भाई जो इंश्योरेंस प्लान है काफ़ी हाई प्रीमियम है इनका, जिसे काफ़ी एम्प्लॉयज़ अनअफोर्डेबल पाते हैं। अब एक बात बताओ, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, और कंपनी कोई ऐसा प्लान लेके आती है, आपको कोई स्कीम दे रही है, इंश्योरेंस दे रही है ऐसा, बट आपकी जो उसकी प्रीमियम है वो काफ़ी हाई है और आप उसे अफोर्ड इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपको अपने घर के खर्चे भी निकालने हैं, तो आप उसे कैसे लोगे। तो बिल्कुल सही बात है, पहला रीज़न बिल्कुल सटीक है यार, काफ़ी लॉजिकल है। सेकंड, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर ऑलरेडी कवर्ड अंडर देयर स्पाउसेस और फैमिलीज इंश्योरेंस प्लान। बोला है कि भाई काफ़ी ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वो पहले से ही ऑलरेडी कवर्ड है, ऐसी मतलब जो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं जैसे स्पाउसेस हो गए और फैमिली इंश्योरेंस प्लान होता है। आजकल काफ़ी फैमिली पैक स्कीम वो आती हैं इंश्योरेंस प्लान, जो पूरा पूरे परिवार कवर हो जाते हैं। तो बोल रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कवर हैं, लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। कारण, आप एक चीज़ समझो, यहाँ पे बहुत लोग गलती कर जाएंगे। पहला तो हमारा सही था, उसने बोला है कि अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर ऑलरेडी कवर्ड। अब तो हमें एक्चुअल डेटा नहीं पता, जबकि जो क्वेश्चन में एक्चुअल डेटा दे रखा है कि भाई 140 ने ही नहीं किया। उसने बोला सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो भाई हो सकता है 150 हो, वो हो सकता है 155 हो, 159 हो। हम कैसे कह सकते हैं कि भाई 140 ही हो, 140 ने नहीं किया, हो सकता है 155 हो, या हो सकता है 130 हो, 120 हो, एनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो इस बिहाफ पे जो क्वेश्चन जाके गलत हुआ है, तो ऐसा एग्जामिनर फंसाता है आपको। पहला सही है, दूसरा रॉन्ग है भाई। तो ऐसे ऐसे अटैम्प्ट करना है, ऐसे नहीं कि आपने पढ़ा और बस टिक मार दिया, नहीं। समझो उसकी थीम, समझो क्या बोलना चाह रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या लिखी है, वो समझने की आपने ज़रूरत है। तो ऑप्शन बी इज़ ओनली, यानी कि ओनली टू फॉलोज। काफ़ी लोगों के तोते उड़ गए होंगे भाई, ठीक है। ऐसे मतलब मैं भी करता था ना गलती, तो ऐसे ही वो मेरे को चीज़ याद आ रही है बस। चलते हैं आगे। जे भाई हिंदी है, आप इसे पढ़ो, ठीक है, सॉल्व करना है इसे। चलते हैं आगे। तो ये कॉज एंड इफेक्ट वाला है। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है कि पहले कोई चीज़ हुई फिर उसका बाद में प्रभाव पड़ा, यानी कि पहले बारिश हुई फिर क्या हुआ, कीचड़ हो गई सड़क पे। पहले बारिश हुई फिर कीचड़ हो गई, या फिर पहले बादल हुए और फिर पानी गिर गया, ठीक है। तो बादल क्या थे, कॉज बोल सकते हो आप, और उसका इफेक्ट क्या हुआ, पानी गिर गया। तो जो कॉज एंड इफेक्ट होता है, ठीक है। A large number of स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं हम। A large number of farmers in state X have switched from growing wheat to growing pulses in the last 2 years. Which of the following can be possible reasons for this change? Okay. कहता है कि जो स्टेट आपकी एक्स है, वहाँ पर जो जो फार्मर्स हैं वहाँ के, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है कि जो पहले वो भीट उगाते थे, गेहूँ होता है, उस गेहूँ को उगाते थे,
अब उन्होंने स्विच कर दिया है पल्सेस पे, पल्सेस यानी दाल पे, ठीक है, दाल पे उन्होंने स्विच कर दिया है। क्यों कर दिया है भाई? तो मतलब उसका क्या रीज़न हो सकता है, क्या कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है, तो वो हमें देखना है। मतलब समझ रहे हो ना आप? जो लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स हैं उनने, जो पहले वो बीट उगाते थे, बीट से उन्होंने स्विच कर लिया है पल्सेस पे। तो क्यों कर लिया है, उसका वो कॉज पूछ रहा है। मतलब पॉसिबल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, रीज़न क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज़ कर दिया गवर्नमेंट ने फॉर पल्सेस के लिए सिग्निफिकेंट इन द लास्ट 2 ईयर्स। ओके। एमएसपी क्या होता है सर? क्या होता है जब फार्मर्स एमएसपी एक वो प्राइस होती है जहाँ गवर्नमेंट बोलती है कि आपको इतने मिनिमम पे तो बिक ही जाएगा आपका। जैसे मान के चलो 25 रुपये सेट करा है पर केजी, तो आपको इतने तो मिलेंगे ही पर केजी, ठीक है, चाहे कुछ हो जाए। तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है गवर्नमेंट की साइड से लागू की जाती है। तो गवर्नमेंट ने भाई इंक्रीज़ कर दी है पल्सेस की जो वो होती है एमएसपी। तो हो सकता है जब फार्मर्स को काफ़ी अट्रैक्टिंग लगी हो, इसलिए उन्होंने स्विच कर दिया पल्सेस पे। ईजी है भाई जी, तो सही है बिल्कुल। सेकंड, देयर वाज अ कॉन्टिन्यूस डिक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ बीट मेकिंग इट लेस प्रॉफिटेबल। ओके। अब आप सोचो, आप एक फार्मर हो, आप एक फार्मर हो और आप लगातार काम करते जा रहे हो बीट में, ठीक है, बीट में आप काम करते जा रहे हो, ठीक है। तो पता चल रहा है कि भाई उसमें से कोई मुनाफा ही नहीं निकल रहा, मुनाफा ही नहीं हो रहा ज़्यादा। तो क्या करोगे, आप स्विच कर सकते हो, दूसरी साइड जा सकते हो। तो वो पॉसिबल रीज़न हो सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है यार। तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा इसका, सिंपल है यार ये तो। जी भाई हिंदी में पॉज कर लो, सॉल्व कर लो। जी आखिरी क्वेश्चन है क्रिटिकल रीजनिंग का, इसके बाद हम चलेंगे इंग्लिश पे। काफ़ी अच्छा पैसेज है आगे इंग्लिश का। तो स्टेटमेंट क्या दे रखा है, द कंट्रीज, ये अजम्पशन बेस्ड है मतलब, ठीक है। द कंट्रीज एम्स गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स टू improve their digital marketing skills, which of the following assumption is implied in the above statement। अब आपको क्या सोचना है, assumption ये लेना है कि आप कंट्री एम की गवर्नमेंट हो, ठीक है। जो सॉल्व कर रहा है ना, जैसे आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपको अज्यूम करो आप कंट्री एम की गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी हो, आप सरकार हो। आपको उस लिहाज से सोचना है कि आप क्यों ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाह रहे हो स्मॉल बिजनेस ओनर्स को, क्यों उनकी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को इम्प्रूव क्यों करना चाह रहे हो आप। अगर मैं गवर्नमेंट हूँ और मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, तो वो अजम्पशन मेरा क्या है, उसके पीछे मेरी धारणा क्या है। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि मैनी बिजनेस ओनर्स लैक प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, की भाई काफ़ी ज़्यादा बिजनेस ओनर हैं वो प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स नहीं है। तो ये भाई मेरा अजम्पशन हो सकता है कि मैंने इसलिए भला करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ जो अपने देश में फार्मर को ये सर्विस, सॉरी बिजनेस ओनर्स को। तो बिल्कुल सही है पहला। तो बोलता है कि फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग बिजनेस परफॉर्मेंस। मतलब भाई भाई क्या होता है, बिजनेस परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है ऐसी फ्री प्रोग्राम, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम देते हैं तो, ठीक है, जो गवर्नमेंट दे रही है। तो भाई ये भी बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट का लॉजिक हो सकता है इसके पीछे। थर्ड ऑप्शन क्या है, द मंथली सैलरी ऑफ द पर्सन हु आर डूइंग जॉब इज़ मोर देन बिजनेस ओनर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स इन दैट कंट्री। फालतू का है भाई, कि भाई जो जॉब है ना, जॉब करते हैं उनकी सैलरी इन लोगों से ज़्यादा है बिजनेस ओनर्स से। मतलब जो बिजनेस मालिक हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो इनसे ज़्यादा जो जॉब वाले कमा लेते हैं। तो भाई कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का। तो अगला स्टेटमेंट, कंट्री एन, अच्छा कंट्री एन आ गई, कंट्री हैन सीन द इन्फ्लक्स ऑफ बिजनेस ओनर्स टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। बोला है कि कंट्री एन ने बहुत सारे बिजनेस ओनर को देखा है बिजनेस स्टार्ट करते हुए। तो भाई क्या है, फालतू का है तो। इसका आंसर ओनली 1 और 2 है भाई, ठीक है। समझ में आ गया, इजी था ना। ओके, चलते हैं पैसेज पे। पैसेज को कैसे करेंगे भाई, इसको सॉल्व पूरा हम एक बार क्या करेंगे, थॉरोली इसको एक बार पढ़ लेंगे, थॉरोली एक बार इसको रीड कर लेंगे, ठीक है। पहला, ओके, द रिलेंटलेस मार्च ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि भाई रिलेंटलेस मतलब होता है बिना रुके, कोई चीज़ निरंतर चलती जा रही है बिना रुके, कोई स्टॉप ही नहीं है भाई। तो द रिलेंटलेस मार्च ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो जैसे मार्च होता है ना, एक मार्च निकलता है तो बढ़ता जाता है, ऐसे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रीज लगती जा रही हैं, फैक्ट्री लगती जा रही हैं। इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, इसने बदलाव किया है काफ़ी ह्यूमन सिविलाइजेशन में। अच्छा, अभी तक पॉजिटिव बात है, ठीक है। ब्रिंगिंग अनप्रेसिडेंट प्रोग्रेस, मतलब एक अभूतपूर्व प्रोग्रेस लाया है जो
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाइल लग गया कुछ नेगेटिव बातों की। वाइल साइमल्टेनियसली पुशिंग द प्लैनेट टू द ब्रिंक ऑफ एनवायरमेंटल कोलैप्स, ठीक है। मतलब बोला है कि जहाँ एक तरफ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक ह्यूमन सिविलाइजेशन लाया, वहीं दूसरी तरफ जो प्लैनेट है ना हमारा, यानी अर्थ है, इसको इन्वायरमेंटल कोलैप्स, ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है कगार पे, एक इन्वायरमेंटल कोलैप्स की कगार पे लेके आ गया है। आप देख रहे हो ना आजकल काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज है, ऐसी चीज़ें हैं, तो क्यों हो रही हैं वो आगे बताएगा कि भाई ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, कार्बन एमिशन हो रही है भाई लगातार, जिससे क्या हो रहा है हमारा जो डेलिकेट मतलब कमज़ोर है, मतलब तुच्छ सा है, सॉरी तुच्छ सा नहीं, मतलब बोलते हैं नाजुक है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। इसके काफ़ी ज़्यादा परिणाम हुए, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके, इसके काफ़ी ज़्यादा खतरनाक परिणाम है। वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग आउटकम्स, मतलब कोई एक मोस्ट अलार्मिंग जो उसका परिणाम है वो है कि अनचेक्ड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, मतलब हम चेक नहीं कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होता जा रहा है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, हम और वो चेक ही नहीं कर रहे हैं, अनचेक्ड है। जो हमारा रैपिड डिक्लाइन है, जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी, जो हमारे जीव जंतु हैं, जंगल के जो जो होते हैं जीव जंतु, नदी है, पेड़ पौधे, अपना एनवायरनमेंट, हमारा पूरा बायोडाइवर्सिटी है, उसका डिक्लाइन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उससे कमज़ोर पड़ रहा है। हैबिटेट्स होते हैं, मतलब उनके जो, समझ रहे हैं ना, हैबिटेट्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड एंड अनप्रेसिडेंटेड रेट, मतलब जो हैबिटेट्स हैं वो कटते जा रहे हैं। जो क्या हो रहा है, जो काउंटलेस स्पीसीज़ हैं और जो डिस्टरप्टिंग, मतलब जो काउंटलेस स्पीसीज़ हैं और जो डिस्टर्ब कर रहा है हमारे फूड चेन को, कौन, जो इसका एक्सपेंशन होना इंडस्ट्रीज का, जो लॉस हो रहा है, ना केवल वीक करता है हमारे इकोसिस्टम को, बट थ्रेटन्स, मतलब क्या होता है कि खतरे में डालता है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। ये यहाँ पे कोई फ्लिंदा ब्लैंक्स आएगा। डैश्ड बाय रिसोर्स डेप्लीशन, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट शिफ्ट, द बैलेंस ऑफ द लाइफ अर्थ इज अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर, मतलब किसी चीज़ के हो जाने के कारण, मतलब ऐसे रिसोर्स का कुछ हो जाने के कारण, डिप्रेशन हो जाने के कारण, पॉल्यूशन हो जाने के कारण और क्लाइमेट शिफ्ट के कारण जो बैलेंस ऑफ लाइफ है अर्थ का, वो कहीं ना कहीं प्रेशर में जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी नेगेटिव चीज़ बोली जा रही है कि भाई अर्थ पर रहना भी अब थोड़ा, जो लाइफ है ना वो कहीं ना कहीं प्रेशर में है। अच्छा, डिस्पाइट न्यूमरस इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा भाई इंटरनेशनल एग्रीमेंट किए जाते हैं, आपको पता है पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, एनवायरनमेंट को लेके होता है, ऐसे ही कुछ काफ़ी एग्रीमेंट होते हैं जो मिटिगेट करने की मतलब कोशिश करते हैं, एम करते हैं इन्वायरमेंटल डैमेज को कम किया जाए, ठीक है। और इन्फोर्समेंट जो, लेकिन जो इन्फोर्समेंट है, मतलब जो जब लागू करने की बात आती है तो वो इनकन्सिस्टेंट हो जाते हैं, वो करते नहीं हैं। ऑफन हिंडेड क्यों हो जाता है भाई, हिंडेड बाई कन्फ्लिक्ट नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल भाई इंटरेस्ट में नहीं होता, कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। कंपनियां नहीं चाहती भाई, कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस है, कंपनी बढ़ रही है भाई, देश में इकोनॉमी बढ़ रही है, तो भाई क्यों करेंगे वो चीज़, आगे दिया भी है। मैनी गवर्नमेंट्स क्या होता है, मतलब वो कसम खाती हैं, प्लेज करती हैं, शपथ लेती हैं भाई हम एड्रेस करेंगे, हेजिटेट टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिंजेंट मेजर्स दैट माइट स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब भाई वो शपथ तो ले लेते हैं कि हम अपने जो देश, मतलब सॉरी इन्वायरमेंट है उसको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो नहीं बचाते हैं, क्योंकि वो, उनका क्या होता है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है उसके कारण। ये भी सही है भाई, इसलिए वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हेजिटेट रहते हैं, मतलब हिचकिचाते हैं। इंस्टेड ऑफ प्रायोरिटाइजिंग लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल हेल्थ, अगर हम, मतलब कुछ क्या बोला है, मतलब जो प्रायोरिटाइज, जो वो है ना हमारा क्या बोलते हैं इकोलॉजी, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसको प्रायोरिटाइज करने के बजाय जो पॉलिसीज़ जो फ्रीक्वेंटली फेवर इमीडिएट इंडस्ट्रियल गेंस, मतलब जो अभी की इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, जो शॉर्ट टर्म में हमको दिख रहा है कि भाई काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी बढ़ रही है, जो बढ़ रही है, तो उसको शॉर्ट टर्म के लिए उसको फेवर करते हैं, ना कि जो हमारा लॉन्ग टर्म, जो हमारा इको सिस्टम है उसकी हेल्थ को हम नहीं देखते। जो क्या कर रहा है, एक्ससर्वेटिंग द क्राइसिस, जो क्राइसिस है उसको और ज़्यादा एक्ससर्वेट का मतलब बद से बदतर करते जा रहा है ये चीज़। फॉर जेन्युइन अगर प्रोग्रेस चाहिए तो आप पैराडिज्म शिफ्ट इज नेसेसरी, पैराडिज्म का मतलब होता है कोई एक अच्छा बदलाव, एक फंडामेंटल बदलाव जरूरी है। नेशंस मस्ट ट्रांसेंड शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड अडॉप्ट अ होलिस्टिक अप्रोच दैट इंटीग्रेट्स सस्टेनेबल
डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, मतलब जो नेशंस हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनको ट्रांजिट करना चाहिए, मतलब जाना चाहिए उस तरफ जो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक कंसिडरेशंस हैं, और एक हॉलिस्टिक अप्रोच, मतलब एक अप्रोच होनी चाहिए जिससे हमारा मतलब जो डेवलपमेंट भी हो, हमारा इकोनॉमी भी बढ़े, हमारा देश भी बढ़े, और हमारा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन भी, मतलब जो हमारा पर्यावरण का संरक्षण भी हो, जो बोलना चाह रहा है। अब फ्यूचर डिफाइन बाई क्लीन एनर्जी, मतलब क्लीन एनर्जी को लाया जाए, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन हो भाई, मतलब ऐसा नहीं कि आप पानी एक बाल्टी चाहिए आप 3 3 बाल्टी उड़ेल रहे हो, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल आपका हो कंजप्शन। इफेक्टिव पॉलिसी इन्फोर्समेंट हो काफ़ी, मतलब जो पॉलिसी आप बना रहे हो उसे इन्फोर्समेंट करो अच्छे से। जो एक पाथ है, केवल पाथ है जिससे हम रोक सकते हैं, अवॉइड मतलब रोक सकते हैं इकोलॉजिकल जो कैटास्ट्रॉफ है, मतलब एक डिसास्टर है इकोलॉजिकल का, मतलब खतरे में जा रहा है, उसे रोक सकते हैं। विदाउट डिसिप्लिन, मतलब क्या होता है, एक काफ़ी अच्छा सोचा समझा अगर एक्शन नहीं लेते हैं हम, जो हमारी ह्यूमैनिटी है ना, मानवता है, मे सून फाइंड इटसेल्फ ग्रैपलिंग विद इरिवर्सिबल डैमेज वेयर सर्वाइवल बिकम्स एन एवर ग्रोइंग चैलेंज। क्या बात बोली है भाई, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ह्यूमैनिटी आगे जाके रहने के लिए भी मोहताज हो जाएगी, सर्वाइव करने के लिए, ऐसी बात बोली गई है। तो बिल्कुल सही है भाई अपने आप में ये, ठीक है, काफ़ी चिंताजनक जो बात है। क्वेश्चन पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फिट्स इन द ब्लैंक ए, ब्लैंक ए में क्या फिल होता है भाई अच्छा देखते हैं। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, कुछ नेगेटिव बात बोली गई थी ए में, कि मतलब रिसोर्सेज का ऐसा हो जाता है, जिससे ऐसा हो जाता है जो हमारी अर्थ पे लाइफ है वो प्रेशर में आ जाती है। तो क्या हो जाता है भाई, रिसोर्सेज का, रिसोर्स का क्या हो जाता है, अंडरमाइन हो जाते हैं। अंडरमाइन का मतलब होता है कि मतलब कोई चीज़ को आपने मतलब इतना ज़्यादा किया कि वो, मतलब उस जैसे पेड़ों की इतनी ज़्यादा आपने कटाई की, उसको इतना ज़्यादा अंडरमाइन किया कि आज वो हमारे इको जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। तो मतलब अंडरमाइन हमने उस चीज़ को किया है, तो वही बोलना चाह रही है अंडरमाइन, ठीक है, यहाँ पढ़ लो आप। अंडरमाइंड बाय रिसोर्सेज डेप्रेशन पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट शिफ्ट, जो बैलेंस है अर्थ पे वो अंडर इंक्रीजिंग प्रेशर है, ठीक है, इजी यार ये तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 2, एक्सासर्बेटिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ बस से ज़्यादा बदतर होती जा रही है। एलिवेटिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपको इम्प्रूव कर रहे हो, नहीं। इंटेंसिफाइंग का भी मतलब होता है एक्सासर्बेट करना। रेक्टिफाई मतलब होता है चेक करना। सप्रेस करना मतलब दबाना। मिटिगेट का मतलब भी होता है कोई चीज़ आप दबा रहे हो, मतलब कम कर रहे हो, तो उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, अच्छा मतलब कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, मतलब जो डिक्लाइन हो रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है भाई, बहुत सारे दुष्परिणाम है हमने देखे थे, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है। कराए कि गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ को ओवर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बिल्कुल सही बोला भी गया था पीछे, काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है इस चीज़ को लेकर उन्होंने। द पैसेज सजेस्ट दैट ट्रांजिटिंग टू क्लीन एनर्जी, हाँ भाई, क्लीन एनर्जी की तरफ अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं, जाते हैं, तो सस्टेनेबिलिटी आती है, बिल्कुल। तो सेकंड और थर्ड करेक्ट है इसके। कह रहा है कि कौन कौन से इनकरेक्ट हैं। अब तो देखो आपको इजी लग रहा होगा ना, आपने एक बार समझ लिया ऐसे, तो भाई एक बार अप्रोच बताना मेरी अप्रोच कैसी है सॉल्व जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही आपने करना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ हैड ओनली पॉजिटिव, अच्छा कि जो इंडस्ट्राइज बढ़ती जा रही है केवल इसके पॉजिटिव इफेक्ट है, भाई कितना उल्टा बोला है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है भाई ये तो। गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड हैव इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल लॉज विदाउट, अरे बिल्कुल गलत, कोई लॉ नहीं बनाई गई ऐसी। पैसे सजेस्ट करता है कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉज है वो माइनर कंसर्न है, मतलब तुच्छ कंसर्न है बायोडाइवर्सिटी का लॉस, बिल्कुल गलत, सारे इतने गलत हैं, ऐसे कर देना ऐसे। पैराडिज्म का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, एक फंडामेंटल शिफ्ट होती है अप्रोच में, मतलब कोई चीज़ आप कुछ चीज़ पहले से बेटर करना चाह रहे हो, तो एक उसमें एक शिफ्ट लानी पड़ेगी, पैराडिज्म शिफ्ट वो होती है ना, तो वो एक फंडामेंटल शिफ्ट लाना, ठीक है, टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। According to the passage, which of the following is not a major concern for ecological imbalance, हमने यहाँ पढ़ा था देखो, जो पूरे कंसर्न लिखे गए थे यहाँ पे, मैंने शायद पढ़ा था, हाँ, जैसे डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्स का, पोल्यूशन है, क्लाइमेट शिफ्ट है, तो इनके कारण हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कौन कौन से, मतलब ऐसे वो नहीं है जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री तो बढ़ती आ रही है, जो सबसे बड़ा इशू है, जो तो नहीं हो सकता। डिफॉरेस्टेशन हमने पढ़ा था,
पॉल्यूशन भी हमने पढ़ा था, ओवर पॉपुलेशन, ऐसा कोई लिखा नहीं था कि ओवर पॉपुलेशन होती जा रही है। तो ये अपने मन से नहीं लगाना है, जो ऑप्शन जो दिया है ना पैसेज में उसी हिसाब से करना है। तो ये सारे मेजर कंसर्न बताए गए थे, ऑप्शन ए, बी और डी, तो सी नहीं था ओवर पॉपुलेशन। तो जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हम क्या इन्फर्ट कर सकते हैं पैसेज से? शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफन कम एट कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी। बिल्कुल सही यार, यही बिल्कुल सही है कि भाई जो शॉर्ट टर्म आप इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हो, आप चाहते हो कि हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी ग्रो करे, तो जब एक कीमत पर आती है, मतलब इसकी हमको भुगतान करना पड़ता है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म में जो इन्वायरमेंट है ना, वो उसकी स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। एट द कॉस्ट ऑफ का मतलब होता है कि उसकी चीज़ की भरपाई करना पड़ता है हमको। तो बिल्कुल सही यार कि आप लॉन्ग टर्म जो इन्वायरमेंटल की कंसर्न तो देख नहीं रहे हो, बल्कि शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी देख रहे हो। तो यही बिल्कुल सही है। बी बोलता है भाई कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कंजर्वेशन कैन नॉट को एग्जिट। नहीं भाई, एग्जिट कर सकते हैं, उसने बोला था वहाँ पर। गवर्नमेंट डन एवरीथिंग नेसेसरी, बिल्कुल गलत। द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये भी गलत भाई। तो ईजी था यार ये तो। इसके मैंने यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, तो आप एक बार देख लेना से, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे ये वाले, ठीक है। और एक बार बताना भाई कैसा लगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आऊँगा, तो थैंक यू वेरी मच।